नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 18वां होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो इंग्लिश लैंग्वेज रहने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो लैंग्वेज स्किल, जिसमें MCQ सीरीज़ करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों का क्लास क्रमांक 17वां में लैंग्वेज स्किल का थ्योरी क्लास पढ़ाया था। उसके बाद बोला था कि नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का इसी टॉपिक पर MCQ सीरीज कराऊंगा आप लोगों को। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ना इसी में से ना जितने भी प्रकार से MCQ सीरीज बन सकते हैं लैंग्वेज स्किल से, तो उन तमाम टॉपिक से आप लोगों को प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को पढ़ना है और मेरे आंसर लेने से पहले खुद आंसर लेने की कोशिश करना है, क्योंकि जब तक आप लोग खुद से आंसर नहीं लोगे कैसे आंसर दे पाओगे। और एग्ज़ाम में आप लोगों का कोई भी मदद करने वाला नहीं है। जिस प्रकार से आप लोग आंसर लोगे उस प्रकार से आप लोगों को नंबर मिलेगा और उसके आधार पर ये डिसाइड होगा कि आप लोग क्वालिफाई करोगे या नहीं करोगे, ये डिसाइड होगा। तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी कि आप खुद से आंसर लेने की कोशिश करना है। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। उससे पहले आप लोगों से केवल एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप लोगों ने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं कंटिन्यू क्लास लेकर आऊँ तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिले। क्योंकि प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को क्लास जो है ना वो नहीं आ पाता है। एक्चुअल वजह ऐसा हो जाता है कि क्या है ना, मेरे को भी पढ़ना पड़ता है अपने तैयारी के लिए, उसके अलावा आप लोगों को भी पढ़ाना पड़ता है। तो इसलिए टाइम का थोड़ा सा इश्यू हो जाता है। तो इसीलिए ना, अगर सब्सक्राइब करे रहोगे तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों का जब भी मैं वीडियोस लेकर आऊँगा ना तो उसका नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एटलीस्ट एग्ज़ाम तक की। चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। द टू कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज आर, मतलब भाषा के दो घटक है। ऑप्शन ए ग्रामर एंड सिचुएशन, मतलब व्याकरण और स्थिति। ऑप्शन बी वर्ड एंड सिचुएशन, शब्द और परिस्थिति। ऑप्शन सी ग्रामर एंड वोक्योबलरी, मतलब व्याकरण और शब्दावली। या ऑप्शन डी वोक्योबलरी एंड इंफॉर्मेशन, मतलब शब्दावली और सूचना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक एक का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ग्रामर एंड वोकेबलरी करेक्ट हो जाएगा, व्याकरण और शब्दावली। कैसे? द टू कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज आर, मतलब भाषा के दो घटक है। तो भाषा की जो दो घटक है, टू कंपोनेंट्स है, वो ग्रामर एंड वोकेबलरी करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में नोट करने के लिए बोला था टू कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज के। तो लैंग्वेज का जो टू कंपोनेंट्स है, जो घटक है, वो ग्रामर एंड वोकेबलरी है। तो इन दोनों चीज़ों को आप लोगों को नोट करके रखना है, नहीं किए होंगे तो। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। तो ध्यानपूर्वक पढ़िए और खुद से आंसर लेने की कोशिश कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यान से पढ़िए। द प्राइमरी स्किल ऑफ लर्निंग लैंग्वेज आर, मतलब भाषा सीखने के प्राथमिक कौशल है। ऑप्शन ए लिसनिंग एंड राइटिंग, मतलब सुनना और लिखना। ऑप्शन बी रीडिंग एंड राइटिंग, मतलब पढ़ना और लिखना। ऑप्शन सी स्पीकिंग एंड रीडिंग, मतलब बोलना और पढ़ना। या ऑप्शन डी लिसनिंग एंड स्पीकिंग, मतलब सुनना और बोलना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक दो का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। लिसनिंग एंड स्पीकिंग करेक्ट हो जाएगा, मतलब सुनना और बोलना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? द प्राइमरी स्किल ऑफ लर्निंग लैंग्वेज आर, मतलब भाषा सीखने के प्राथमिक कौशल है। तो भाषा सीखने का जो प्राथमिक कौशल है वो लिसनिंग एंड स्पीकिंग करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को चार प्रकार के लर्निंग स्किल बताया था ना। एक जो छोटा बच्चा होता है वो किस प्रकार से भाषा को सीखता है। सबसे पहले जो बालक, जो नवजात होता है, जो छोटा होता है, वो अपने पेरेंट्स के बात को, मतलब अपने मम्मी पापा के, अपने फैमिली के, अपने अड़ोस पड़ोस के जो बात होता है, जो बोलता है, उसको ध्यानपूर्वक सबसे पहला वो सुनता है। सुनने के बाद जो जो लोग बोलते हैं उसको रिपीट करता है, मतलब बोलना धीरे धीरे सीखता है। और जब सुन लिया और सुनने के बाद बोलना शुरू कर दिया, और बोलना शुरू करने के बाद क्या करेगा, वो क्या करेगा, पढ़ना शुरू करेगा। क्या? तो पढ़ना शुरू करेगा, कोई भी शब्द को, कोई भी वाक्य को, कोई भी लाइन को। और जब पढ़ना सीख जाएगा उसके बाद फिर लिखना स्टार्ट करेगा। तो ये जो किसी भी लोगों के, मतलब कोई भी व्यक्ति, उसके भाषा सीखने का जो चरण होता है, सबसे पहले बच्चा सुनता है, सुनने के बाद क्या करता है, बोलता है, बोलने के बाद पढ़ता है और पढ़ने के बाद लिखता
दिखता है। तो ये जो 4 स्किल है उसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ये प्राइमरी स्किल होता है 2 प्रकार के, सबसे पहले सुनेगा और सुनने के बाद बोलेगा, जिसको लिसनिंग एंड स्पीकिंग के नाम से जानते हैं, जो प्राइमरी स्किल होता है वो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिसनिंग एंड स्पीकिंग करेक्ट हो जाएगा, प्राइमरी स्किल लर्निंग का जो होता है वो। तो ये आप लोगों को याद रखना है, चाहो तो नोट करके भी रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। द लिमिटेशन ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इज दैट, मतलब मौखिक संचार की सीमा यह है कि ऑप्शन ए, इट इज़ इरिवर्सिबल, व्हाट इज सैड कैन नॉट बी टेकन बैक, मतलब यह अपरिवर्तनीय है, जो कहा गया है उसे वापस नहीं लिया जा सकता। ऑप्शन बी, इट इज़ ईजी टू बी अवेयर ऑफ आवर बॉडी लैंग्वेज, मतलब अपनी शारीरिक भाषा के प्रति जागरूक होना आसान है। ऑप्शन बी, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय स्पीकिंग्स फीलिंग्स, मतलब यह वक्ता की भावनाओं से प्रभावित नहीं होता है। या ऑप्शन डी, इट डन नॉट रिक्वायर ऑन द स्पॉट थिंकिंग मच, मतलब इसमें मौके पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इट इज़ इरिवर्सिबल, व्हाट इज सैड कैन नॉट बी टेकन बैक, मतलब यह अपरिवर्तनीय है, जो कहा गया है उसे वापस नहीं लिया जा सकता। तो आप लोगों को अपने थ्योरी क्लास में लैंग्वेज स्किल के बताया था ना कि जो कम्युनिकेशन है, मतलब जो बात है, एक बार अगर किसी बात को बोल दिया जाता है तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को एक कहावत बताया था ना कि कमान से निकली तीर और जुबान से निकली बात कभी वापस नहीं लिया जा सकता। मतलब कोई भी शब्द अगर मैं आप लोगों को बोल दूं, उसको मैं क्या वापस ले सकता हूं? क्या नहीं ले सकता ना। तो सेम इसी के लिए एक कहावत बना है कि कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकला हुआ बात कभी वापस नहीं होता। सेम टू सेम ये जो कम्युनिकेशन है ना, उसमें यही कहा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। द इफेक्टिवनेस ऑफ लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन द स्पीकर्स एबिलिटी टू यूज़, मतलब भाषा की प्रभावशीलता वक्ता की निम्नलिखित क्षमताओं पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए, लॉन्ग सेंटेंसेस, मतलब लंबे वाक्य। ऑप्शन बी, फॉरेन वर्ड, मतलब विदेशी शब्द। ऑप्शन सी, फिगर ऑफ स्पीच, मतलब अलंकृत भाषा। या ऑप्शन डी, सिंपल लैंग्वेज, सरल भाषा। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, सिंपल लैंग्वेज, सरल भाषा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? द इफेक्टिवनेस ऑफ लैंग्वेज डिपेंड ऑन द स्पीकर्स एबिलिटी टू यूज़, मतलब भाषा की प्रभावशीलता वक्ता की निम्नलिखित क्षमताओं पर निर्भर करता है। तो भाषा की प्रभावशीलता जी, मान के चलो आप लोगों से मैं बात कर रहा हूँ और बात करूँगा तो सरल भाषा का प्रयोग करूँगा, सिंपल जो वर्ड है उसका भी प्रयोग करूँगा, तब आप लोगों ना अच्छे से सीख पाओगे। अगर मान के चलो मैं कठिन कठिन वर्ड का प्रयोग किया और कठिन कठिन शब्दों का मैंने आप लोगों को बताया और बता करके चला गया, तो ये इफ़ेक्टिव तरीके से जो लैंग्वेज है वो हो पाएगा क्या? मतलब जो बोलना है वो हो पाएगा क्या? है नहीं होगा ना। तो मैं देखो एक अच्छा स्पीकर मैं कैसे बनूंगा, वक्ता कैसे बनूंगा एक अच्छा, और मेरे में अच्छे एबिलिटी योग्यता कैसे आएगा? जब मैं आप लोगों को सरल तरीके से और सिंपल लैंग्वेज को यूज़ करके आप लोगों को समझाऊंगा और आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो ठीक है, तो ये इफेक्टिवनेस लैंग्वेज का डिपेंड होगा, ठीक है, मतलब स्पीकर का एबिलिटी होगा वो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को अब ध्यान से पढ़िए। इंग्लिश लैंग्वेज स्किल आर, मतलब अंग्रेजी भाषा कौशल निम्नलिखित है। तो अंग्रेजी भाषा के कौशल कौन कौन से हैं आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए, लिसनिंग, थिंकिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, मतलब सुनना, सोचना, बोलना, पढ़ना। ऑप्शन बी, राइटिंग, स्पीकिंग, स्कीमिंग, रीडिंग, मतलब लिखना, बोलना, सरसरी तौर पर पढ़ना। या ऑप्शन सी, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। या ऑप्शन डी, स्पीकिंग, स्कैनिंग, लिसनिंग, सिंगिंग, मतलब बोलना, स्कैन करना, सुनना और गाना। तो क्या इसका आंसर होगा?
तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग करेक्ट हो जाएगा। कैसे? इंग्लिश लैंग्वेज स्किल आर मतलब अंग्रेजी भाषा के कौशल है। तो अंग्रेजी भाषा के 4 प्रकार के कौशल होता है, आप लोगों को बताया था ना। सबसे पहले लिसनिंग मतलब सुनता है, सुनने के बाद स्पीकिंग मतलब बोलता है, बोलने के बाद रीडिंग मतलब पढ़ता है, और पढ़ने के बाद क्या होता है? राइटिंग। किसी भी भाषा को सीखने के लिए या किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए ये 4 प्रकार की जो स्किल है वो यूज़ में आता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहले लिसनिंग आएगा, दूसरा स्पीकिंग आएगा, तीसरा रीडिंग आएगा और चौथा राइटिंग आएगा। तो इस प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज को जो स्किल है वो 4 प्रकार की होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है उसे आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज़ फॉल्स रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग मतलब भाषा शिक्षण के सिद्धांत के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए, टीच रीडिंग एंड राइटिंग फर्स्ट, लिसनिंग एंड स्पीकिंग नेक्स्ट मतलब पहले पढ़ना और लिखना सिखाएं, फिर सुनना और बोलना सिखाएं। ऑप्शन बी, हैव स्टूडेंट मेमोराइज बेसिक कन्वर्सेशन स्टेटमेंट एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल मतलब छात्रों को बुनियादी बातचीत के वाक्यों के यथासंभव सटीक रूप से याद करने के लिए कहे। ऑप्शन सी, स्टैब्लिश द पैटर्न एज हैबिट थ्रो पैटर्न प्रैक्टिस मतलब पैटर्न अभ्यास के माध्यम से पैटर्न आदतों के रूप में स्थापित करें। या ऑप्शन डी, कीप द वोकेबुलरी लोड टू अ मिनिमम एट द बिगिनिंग मतलब शुरुआत में शब्दावली का भार न्यूनतम रखें। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। टीच रीडिंग एंड राइटिंग फर्स्ट, लिसनिंग एंड स्पीकिंग नेक्स्ट मतलब पहले पढ़ना और लिखना सिखाएं, फिर सुनना और बोलना सिखाएं। तो ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज़ फॉल्स रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग मतलब भाषा शिक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन गलत है, इसको पहचानिए। बोला है फॉल्स मतलब गलत। ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत हो जाएगा। कैसे? टीच रीडिंग एंड राइटिंग फर्स्ट, लिसनिंग एंड स्पीकिंग नेक्स्ट मतलब पहले पढ़ना और लिखना सिखाए, फिर सुनना और बोलना। तो ये गलत हो जाएगा ना जी। इसका सही पैटर्न क्या होगा? सबसे पहले सुनना मतलब सबसे पहला वो क्या करेगा? लिसनिंग करेगा। जो बच्चा है या जो कोई बड़ा है वो जो कोई भी सीखेगा भाषा को वो, या भाषा की 4 स्किल को क्या मैंने बताया था? सबसे पहले वो लिसनिंग करेगा मतलब सुनेगा, सुनने के बाद क्या करेगा? बोलेगा मतलब स्पीक करेगा, बोलने के बाद क्या करेगा? पढ़ेगा मतलब रीडिंग करेगा, और रीडिंग के बाद क्या करेगा? लास्ट में लिखेगा मतलब राइटिंग करेगा। तो किसी भी भाषा स्किल के जो 4 स्टेप है वो यही है। इसमें बोला है देखो ऑप्शन नंबर ए में टीच रीडिंग एंड राइटिंग फर्स्ट, तो ये तो गलत हो जाएगा जी। रीडिंग एंड राइटिंग फर्स्ट नहीं होगा। फर्स्ट में जो होगा वो लिसनिंग एंड स्पीकिंग फर्स्ट होगा, और सेकंड में जो होगा वो रीडिंग एंड राइटिंग होगा। लेकिन फर्स्ट में इसको बोला है तो ये गलत हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों ने थ्योरी को ध्यानपूर्वक पढ़े होते ना तो इसमें एक भी प्रश्न आप लोगों का अब तक गलत नहीं होता, क्योंकि हूबहू उसी से रिलेटेड जो प्रश्न है वो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ जो मैं थ्योरी में पढ़ाया था। और इंग्लिश के पेडागोजी में ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो ध्यान से पढ़ना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को अब ध्यान से पढ़िए। लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर नो एस मतलब सुनना और बोलना किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए मॉडर्न स्किल आधुनिक कौशल, ऑप्शन बी प्रिमेटिव स्किल मतलब आदिम कौशल, ऑप्शन सी प्राइमरी स्किल प्राथमिक कौशल, या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबो इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी प्राइमरी स्किल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर नो एस मतलब सुनना और बोलना किस नाम से जाना जाता है? तो प्राइमरी स्किल हो जाएगा ना जी, प्राथमिक कौशल।
सबसे पहला एक जो बालक है वो सबसे पहला क्या करता है, लिसनिंग मतलब सुनता है। सुनने के बाद क्या करेगा, स्पीक करेगा, बोलेगा। तो सबसे पहला सुनना और उसके बाद बोलना, ये प्राइमरी स्किल हो जाएगा, प्राथमिक कौशल हो जाएगा। जब सुनेगा फिर बोलेगा, बोलने के बाद क्या करेगा, पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद फिर लिखेगा। तो भाषा के 4 प्रकार के ये क्या होते हैं, स्किल होता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट मतलब सबसे उपयुक्त कथन का चयन करें। ऑप्शन ए, राइटिंग इज सुप्रीम मतलब लेखन सर्वोच्च है। ऑप्शन बी, स्पीच इज सुप्रीम मतलब वाणी सर्वोच्च है। ऑप्शन सी, राइटिंग एंड स्पीच डू नॉट इन्फ्लुएंस ईच अदर मतलब लेखन और भाषण एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। या ऑप्शन डी, राइटिंग सिस्टम में ड्राइव फ्रॉम स्पीच इन अ हिस्टोरिकल सेंस बट इन मॉडर्न सोसाइटी दे डिपेंडेंस इज म्यूचुअल मतलब ऐतिहासिक दृष्टिकोण से लेखन प्रणालियों में भाषण में उत्पन्न हो सकती है, लेकिन आधुनिक समाज में यह निर्भरता पारंपरिक है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। राइटिंग सिस्टम में ड्राइव फ्रॉम स्पीच इन अ हिस्टोरिकल सेंस बट इन मॉडर्न सोसाइटी दे डिपेंडेंस इज म्यूचुअल मतलब ऐतिहासिक दृष्टि से लेखन प्रणालियाँ भाषण से उत्पन्न हो सकती है, लेकिन आधुनिक समाज में यह निर्भरता पारस्परिक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। कैसे? चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट बोला है मतलब सबसे उपयुक्त कथन चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त कथन यही हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। एज अ टेस्ट ऑफ एबिलिटी इन स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग द ओनली फेवरेबल थिंग्स अबाउट ट्रांसलेशन इज मतलब बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने की क्षमता के परीक्षण के रूप में अनुवाद के बारे में एकमात्र अनुकूलन बात यह है। तो कौन सा बात है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए, ट्रांसलेशन क्वेश्चन आर इजी टू सेट मतलब अनुवाद संबंधी प्रश्न तैयार करना आसान है। ऑप्शन बी, ट्रांसलेशन इज स्लो टू ग्रेड मतलब अनुवाद का मूल्यांकन करने में समय लगता है। ऑप्शन सी, इट इनकरेजेस द एब्यूज टू ट्रांसलेशन इन द क्लासरूम मतलब यह कक्षा में अनुवाद के दुरुपयोग को प्रोत्साहित करता है। या ऑप्शन डी, द ग्रेडिंग ऑफ ट्रांसलेशन टेंड्स टू बी अनरिलाइजेबल बिकॉज ऑफ द वेरियस वे टू ट्रांसलेशन विच द स्कोरर में और मे नॉट अलाउ मतलब अनुवाद का मूल्यांकन अविश्वसनीय होता है क्योंकि अनुवाद करने के कई तरीके होते हैं जिन्हें मूल्यांकनकर्ता स्वीकार कर भी सकता है और नहीं भी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ट्रांसलेशन क्वेश्चंस आर इजी टू सेट मतलब अनुवाद संबंधी प्रश्न तैयार करना आसान है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एस अ टेस्ट ऑफ एबिलिटी इन स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग द ओनली फेवरेबल थिंग्स अबाउट ट्रांसलेशन इज मतलब बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने की क्षमता के परीक्षण के रूप में अनुवाद में एकमात्र अनुकूलन यह बात है। तो बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने की जो परीक्षण होगा और उसमें जब अनुवाद करेगा तो अनुवाद में क्या होगा जी, इन चारों स्किल में जब एबिलिटी हो जाएगा मतलब इसमें पारंगत हो जाएगा तो उसके लिए क्या होगा, ट्रांसलेशन क्वेश्चन आर इजी टू सेट मतलब आसान तरीके से वो क्या कर पाएगा, अनुवाद के बारे में अपना अनुकूलन बता पाएगा या बात कर पाएगा या परीक्षण कर पाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यान से पढ़िए। विच ऑफ द स्किल आर कवर्ड व्हेन यू समराइज अ पैराग्राफ मतलब किसी पैराग्राफ का संचार लिखने में कौन कौन से कौशल शामिल होते हैं। ऑप्शन ए, लिसनिंग एंड रीडिंग स्किल मतलब सुनने और पढ़ने का कौशल। ऑप्शन बी, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल मतलब पढ़ने और लिखने का कौशल। ऑप्शन सी, स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल बोलने और लिखने का कौशल। या ऑप्शन डी, ओनली रीडिंग स्किल मतलब केवल पढ़ने का कौशल।
तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी रीडिंग एंड राइटिंग स्किल करेक्ट हो जाएगा। मतलब पढ़ने और लिखने का कौशल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विच ऑफ द स्किल आर कवरेड व्हेन यू समराइज अ पैराग्राफ। मतलब किसी पैराग्राफ का सारांश लिखने में कौन कौन सा कौशल शामिल होते हैं। तो किसी पैराग्राफ का मान के चलो मैं आप लोगों का 10 लाइन का पैराग्राफ दे दिया और आप लोगों को बोला कि आप इसका ना समराइज लिखिए, मतलब उसका आंसर को लिखिए। तो आप लोगों को क्या क्या स्किल की ज़रूरत पड़ेगा? सबसे पहला रीडिंग, मतलब कोई पैराग्राफ 10 लाइन का है तो उसे सबसे पहले आप लोग पढ़ोगे ना, और पढ़ने के बाद क्या करोगे? उसका आंसर को क्या करोगे? राइट करोगे, मतलब लिखोगे। तो पढ़ोगे और लिखोगे, केवल ये जो दो स्किल है वो काम में आएगा अगर आप लोगों को किसी प्रकार का पैराग्राफ दे दूँ लिखने को। तो समझ में आया? तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। व्हेन वी वेंट टू टेस्ट स्पीकिंग स्किल वी टेस्ट द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट। मतलब जब हम बोलने के कौशल का परीक्षण करना चाहते हैं तो हम छात्र की क्षमता का परीक्षण करते हैं। तो किस क्षमता का परीक्षण करते हैं आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए टू यूज़ प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स, मतलब उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना। ऑप्शन बी टू नरेट इंसिडेंट ऑफ इवेंट्स, मतलब घटनाओं और प्रसंगों का वर्णन करना। या ऑप्शन सी टू मेक कंक्लूजन फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट, मतलब दिए गए उदाहरण से निष्कर्ष निकालना। या ऑप्शन डी टू अंडरस्टैंड द मेन थॉट, मतलब मुख्य विचार को समझना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। टू नरेट इंसिडेंट और इवेंट करेक्ट हो जाएगा, मतलब घटनाओं या प्रसंगों का वर्णन करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? व्हेन वी वेंट टू टेस्ट स्पीकिंग स्किल वी वेंट द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। मतलब जब हम बोलने के कौशल का परीक्षण करना चाहते हैं तो हम छात्र की क्षमता का परीक्षण करते हैं। तो बोलने के लिए जो स्किल की ज़रूरत पड़ता है उस स्किल की जांच करने के लिए किस प्रकार का जो परीक्षण है वो करेंगे। तो टू नरेट इंसिडेंट और इवेंट, मतलब घटनाओं के प्रसंगों का वर्णन। मान के चलो आपका जो बोलने का स्किल है कि आप किस प्रकार से बोल सकते हो, उसका मैं अगर टेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं आप लोगों से क्या बोलूँगा, आप लोग ना किसी इंसिडेंट, मतलब कोई घटना या प्रसंगों का आप वर्णन कीजिए बोल करके आप लोगों को बोलूँगा ना। या कोई घटना दे दूंगा और उसको बोलूँगा कि आप इस पर अपना विचार रखो या बोलो। तो बोलने की स्किल की जांच ऐसे ही ना होगा जी, घटनाओं और प्रसंगों का वर्णन करने के लिए। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यान से पढ़िए। टू नरेट अ स्टोरी विथ प्रॉपर स्ट्रेस एंड इंटोनेशन इज अ सब स्किल ऑफ, मतलब उच्चारण और स्वर लहर के साथ कहानी सुनना एक उपकौशल है। तो कैसा उपकौशल है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए लिसनिंग स्किल, सुनने का कौशल। ऑप्शन बी स्पीकिंग स्किल, बोलने का कौशल। ऑप्शन सी रीडिंग स्किल, पढ़ने का कौशल। या ऑप्शन डी राइटिंग स्किल, लेखन कौशल। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी स्पीकिंग स्किल करेक्ट हो जाएगा, बोलने का कौशल। कैसे? टू नरेट अ स्टोरी विथ प्रॉपर स्ट्रेस एंड इंटोनेशन इज अ सब स्किल, मतलब उचित उच्चारण और स्वर लहर के साथ कहानी सुनाना एक उपकौशल है। तो कैसा उपकौशल होगा? वो बोलने का कौशल होगा ना जी। हाँ, मान के चलो स्वर, मतलब हम लोगों के बोलने का जो तरीका है वो कभी ज़्यादा कभी कम, कभी उच्चारण करने में। तो इस प्रकार की जो स्किल होगा वो स्पीकिंग स्किल ना होगा जी। हैं, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को अब ध्यान से पढ़िए। स्कीमिंग इज, मतलब सरसरी तौर पर पढ़ना क्या है। ऑप्शन ए क्विकली रनिंग वंस आइस ओवर अ टेक्स्ट टू गेट द गिट्स ऑफ इट, मतलब किसी पाठ का सार समझने के लिए उस पर सरसरी नज़र डालना। ऑप्शन बी
क्विकली गोइंग थ्रू अ टेक्स्ट टू फाइंड अ पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब किसी विशेष जानकारी को खोजने के लिए पाठ को जल्दी से पढ़ना। ऑप्शन सी, रीडिंग लॉन्गर टेक्स्ट फ्रॉम वंस ऑन प्लेजर, मतलब अपने आनंद के लिए लंबे पाठ पढ़ना। या ऑप्शन डी, रीडिंग शॉर्ट टेक्स्ट टू एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, मतलब विशिष्ट जानकारी निकालने के लिए छोटे पाठों को पढ़ना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्विकली रनिंग वंस आइज ओवर अ टेक्स्ट टू गेट द गिट्स ऑफ इट, मतलब किसी पाठ का सार समझने के लिए उस पर सरसरी नज़र डालना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? स्कीमिंग इज, तो स्कीमिंग का जो अर्थ होता है वो सरसरी तौर पर पढ़ना। तो सरसरी तौर पर पढ़ना क्या है? तो सरसरी तौर पर जो पढ़ना होगा वो क्विकली रनिंग वंस आइज ओवर अ टेक्स्ट टू गेट द गिट्स ऑफ इट हो जाएगा। किसी पाठ की सार को समझने के लिए उसे सरसरी नज़र डाल करके पढ़ना, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। इंडेंटिंग एंड पंक्चुएशन आर द सब स्किल ऑफ, मतलब इंडेंटिंग और विराम चिन्ह लगाना निम्नलिखित के उपकौशल है। तो किसके उपकौशल होगा ये बताइए। ऑप्शन ए, लिसनिंग स्किल सुनने का कौशल। ऑप्शन बी, स्पीकिंग स्किल बोलने का कौशल। ऑप्शन सी, रीडिंग स्किल पढ़ने का कौशल। या ऑप्शन डी, राइटिंग स्किल लेखन कौशल। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, राइटिंग स्किल मतलब लेखन कौशल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? इंडेंटिंग एंड पंक्चुएशन आर द सब स्किल, इंडेंटिंग और विराम चिन्ह लगाने के लिए निम्नलिखित उप कौशल है। तो कौन सा उप कौशल होगा? तो वो ऑप्शन नंबर डी, राइटिंग स्किल हो जाएगा, लेखन कौशल हो जाएगा। विराम चिन्ह बोला है जी इंडेंटिंग और पंक्चुएशन, तो विराम चिन्ह कहाँ लगेगा जी? जहाँ पर हम लोग कोई पैराग्राफ लिखते हैं, कोई लाइन लिखते हैं, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लेखन कौशल में ही ना विराम चिन्ह फुल स्टॉप का उपयोग किया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 14 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। रिसेप्टिव स्किल आर, मतलब ग्रहणशील कौशल है। ऑप्शन ए, लिसनिंग स्किल एंड स्पीकिंग स्किल, मतलब सुनने का कौशल और बोलने का कौशल। ऑप्शन बी, लिसनिंग स्किल एंड रीडिंग स्किल, श्रवण कौशल और पठन कौशल। ऑप्शन सी, स्पीकिंग स्किल एंड रीडिंग स्किल, बोलने का कौशल और पढ़ने का कौशल। या ऑप्शन डी, स्पीकिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल, बोलने का कौशल और लिखने का कौशल। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लिसनिंग स्किल एंड रीडिंग स्किल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? रिसेप्टिव स्किल आर, ग्रहणशील कौशल है जिसे ग्रहण किया जाता है। तो रिसेप्टिव स्किल क्या होगा जी? लिसनिंग ही ना हो जाएगा, मतलब सुनना, और रीडिंग मतलब पढ़ना। तो सुनना और पढ़ना क्या हो जाएगा जी? श्रवण कौशल जो सुनना है, सुनना मतलब हम लोगों में क्या हो रहा है, रिसिप्ट कर रहे हैं हम लोग, ग्रहण कर रहे हैं सुनना। और पठन क्या होगा? पठन मतलब पढ़ करके क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। तो दोनों के दोनों क्या होगा, लिसनिंग और रीडिंग जो है वो, तो वो दोनों के दोनों ग्रहण कर रहे हैं किसी चीज़ को। मान के चलो मैं अगर यहाँ पास क्या लिख देता हूँ, कोई भी शब्द लिख देता हूँ, जैसे लिख देता हूँ डॉग, तो पढ़ करके आप लोगों को क्या समझ में आया, क्या ग्रहण किया? डॉग मतलब कुत्ता है वो, तो क्या ग्रहण किया? तो उसके मीनिंग को क्या किया आप लोग, ग्रहण किए, समझे। तो ये क्या कहलाएगा, रिसेप्टिव स्किल कहलाएगा। उसी प्रकार से लिसनिंग मतलब सुनना, मैं कोई वर्ड आप लोगों को बोल देता हूँ, आप लोग सुने, तो सुनने के बाद क्या किए, रिसेप्ट किए ना सुनने को। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आप लोग समझने पर जोर दिया कीजिए, इस प्रकार के प्रश्न को रटोगे तो कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज इन्वॉल्वेड व्हेन यू वॉच अ टीवी शो, मतलब टीवी शो देखते समय निम्नलिखित में से कौन सा कौशल शामिल होता है। ऑप्शन ए, लिसनिंग स्किल सुनने का कौशल। ऑप्शन बी, स्पीकिंग स्किल बोलने का कौशल। ऑप्शन सी, रीडिंग स्किल पढ़ने का कौशल। या ऑप्शन डी, राइटिंग स्किल लेखन कौशल। तो क्या इसका आंसर होगा?
तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए लिसनिंग स्किल करेक्ट हो जाएगा, सुनने का कौशल। कैसे? विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज इन्वॉल्वेड व्हेन यू वॉच अ टीवी शो। तो जब हम लोग टीवी शो देखते हैं उस समय कौन सा कौशल शामिल होता है? तो आप लोग जब टीवी देखते हो तो टीवी में क्या करते हो? लिसनिंग ही ना करते हो? जी हाँ, 4 प्रकार के जो लैंग्वेज स्किल होता है जिसमें क्या होता है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो 4 स्किल में से जो देखना है टीवी को जब हम देखते हैं तो उसमें लिसनिंग स्किल का ही ना विकास होगा, डेवलप होगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं? देखने के साथ सुनते हैं और सुन करके क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो लिसनिंग स्किल इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। रीडिंग लॉन्गर टेक्स्ट यूजुअली फॉर वंस ऑन प्लेजर इन नो एस। मतलब आमतौर पर अपने आनंद के लिए लंबे पाठ पढ़ना इस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए स्कीमिंग, ऑप्शन बी स्कैनिंग, ऑप्शन सी एक्सटेंसिव रीडिंग मतलब व्यापक पठन, या ऑप्शन डी इंसेंटिव रीडिंग मतलब गहन पठन। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी एक्सटेंसिव रीडिंग करेक्ट हो जाएगा, व्यापक पठन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? रीडिंग लॉन्गर टेक्स्ट यूजुअली फॉर वंस ऑन प्लेजर इन नो एस। मतलब आमतौर पर अपने आनंद के लिए लंबे पाठ पढ़ना इस नाम से जाना जाता है। तो वो एक्सटेंसिव रीडिंग ही ना करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, मतलब व्यापक पठन। तो अपने नॉलेज के लिए, अपने आनंद के लिए जब हम कोई पाठ को पढ़ते हैं जो लॉन्ग फॉर्मेट में होता है तो एक्सटेंसिव रीडिंग के लिए पढ़ते हैं ना, अपने व्यापक पठन के लिए। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। व्हेन वी वेंट टू टेस्ट राइट स्किल वी सेंड द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। मतलब जब हम लेखन कौशल का परीक्षण करना चाहते हैं तो हम छात्र की क्षमता का परीक्षण करते हैं। तो किस क्षमता का परीक्षण करते हैं आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए टू प्रेजेंट द मैटर इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। मतलब मामले को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना। ऑप्शन बी टू पार्टिसिपेट द स्पोकन डिस्कस। मतलब मौखिक संवाद में भाग लेना। ऑप्शन सी टू अंडरस्टैंड द मेन थॉट। मतलब मुख्य विचार को समझना। या ऑप्शन डी टू मेक कंक्लूजन्स फॉर द गिवन टेक्स्ट। मतलब दिए गए उदाहरण से निष्कर्ष निकालना। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। टू प्रेजेंट द मैटर इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर करेक्ट हो जाएगा। मतलब मामले को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? व्हेन वी वेंट टू टेस्ट राइटिंग स्किल वी टेस्ट द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट। मतलब जब हम लेखन कौशल का परीक्षण करते हैं तो हम छात्र की किस क्षमता का परीक्षण करते हैं। तो किस क्षमता का परीक्षण करेंगे? वो प्रेजेंट द मैटर इन अ वेल ऑर्गेनाइजिंग मैनर। मतलब वो मामले को सुव्यवस्थित तरीके से किस प्रकार से प्रस्तुत करता है इसका टेस्ट करेंगे राइटिंग स्किल के बारे में। ठीक है, मतलब लेखन कौशल के बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज फ्रॉम कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड रिटन फ्रॉम प्रोवाइडेड्स। मतलब मौखिक और लिखित रूप में विचारों को संप्रेषण करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण निम्नलिखित में से लाभदायक करता है। तो कौन सा लाभदायक है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए टेक्निक्स फ्रॉम राइटिंग मतलब लेखन की तकनीकी। ऑप्शन बी कंटेंट मतलब सामग्री। ऑप्शन सी अ फ्रेमवर्क ऑफ स्केलन मतलब एक ढांचे या कंकाल। ऑप्शन डी सेटिस्फिकेशन मतलब संतुष्टि। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी अ फ्रेमवर्क ऑफ स्केलन मतलब एक ढांचे या कंकाल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज फ्रॉम कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड राइट फ्रॉम द प्रोवाइडेस। मतलब मौखिक और लिखित रूप में विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण निम्नलिखित लाभदायक है। तो
तो भाषा सीखने में, किसी प्रकार की लैंग्वेज लर्न करने में, भाषा को सीखने में जो ग्रामर है वो किस प्रकार से लाभदायक होगा। जो ग्रामर है वो फ्रेमवर्क होगा जी, मतलब स्केलन होगा, किसी प्रकार का कंकाल या ढांचा का काम करेगा कि किस प्रकार से आप लोगों को किसी प्रकार की जो भाषा है उसको सीखा जा सकता है। तो उसके लिए रास्ता तैयार करेगा, ढांचा बनेगा या कंकाल बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लाऊं तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों का इसका नोटिफिकेशन मिले। और आप लोगों का इसी टॉपिक पर एक क्लास और लेकर के आऊँगा। ठीक है, इसमें आप लोगों का और भी प्रश्न समझाऊंगा अच्छे से। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।